अगर काव्या घायल ना होती तो राघव शायद उसी समय उसे गला घोंट देता। शादी करके क्या उसे इतनी अपमान सहना पड़ना था? काव्या ने जैसे सुना ही नहीं वैसा नाटक किया, लेकिन उसकी कांपती हुई पलकें बता रही थीं कि वो अब भी जाग रही है। राघव ने आंखें बंद की, खुद को गुस्सा दबाने के लिए मजबूर किया। उसने गहरी सांस ली, बिस्तर के किनारे बैठा और उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। काव्या नहीं रुक सकी और सिर घुमा लिया। राघव ने हंसते हुए कहा, अब नाटक नहीं कर रही? नाटक? मैं अभी अभी उठी हूँ, उसने आलसी अंदाज में कहा, जानबूझकर स्ट्रेच करते हुए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरी पत्नी हो, जाहिर है मुझे तुम्हारी खैरियत देखनी ही होगी, उसने जवाब दिया, फिर भी हल्की मुस्कान के साथ। मिसेस शर्मा ने हाल ही में अच्छा ख्याल रखा है ना? काव्या ने सिर हिलाया। मिसेस शर्मा सच में कमाल की थी, हर चीज़ का ध्यान रखती थी। उसकी जल्दी रिकवरी में उनका बड़ा हाथ था। कब डिस्चार्ज होगी? उसने पूछा। काव्या हॉस्पिटल में रहना पसंद करती थी, बजाय कि विला लौटकर उसके साथ रहना। जल्द नहीं। राघव उसकी चाल समझ गया, लेकिन झूठ पकड़ने की हिम्मत नहीं की। काव्या, क्या तुम सच में हमेशा मुझसे छुप सकती हो? वो ना समझने का नाटक करती रही। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बस आराम करो, राघव ने कहा और खड़ा हो गया। काव्या ने मेज से पानी का ग्लास उठाया और धीरे धीरे पीते हुए उसके जाने पर बिल्कुल फिक्र नहीं दिखाई। उसका चेहरा जैसे कह रहा था, जाओ, अच्छा हुआ। राघव का खून उबल रहा था, लेकिन वो घायल थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। दांत पीसते हुए राघव ने कहा, काव्या, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, एक दिन मैं तुम्हें दुगना चुकाऊंगा। काव्या बेपरवाह रही। जैसे ही राघव गया, कोने में छिपी मीरा अग्रवाल ने झांका। वो कुछ दिनों से खुद को संभाल रही थी, हाल की घटनाओं का सामना करते हुए, जिसने उसे राघव के पास जाने का मौका छीन लिया था। आज वो काम पर वापस आई थी और राघव को हॉस्पिटल में देखा। उत्साहित होकर वो उसे पुकारने ही वाली थी कि उसने देखा वो इन पेशेंट विभाग की तरफ जा रहे हैं। वो उनके पीछे गई और पता चला कि काव्या हॉस्पिटल में है और राघव उसे देखने आए थे। उसके हाथ कसकर मुट्ठी बन गए। राघव ने उस रात के बारे में उसे सोचा था, तो अब भी वो काव्या के साथ क्यों थे? काव्या को मिसेज मेहरा बनने का क्या हक था? जो चीज़ें मीरा ने बेतहाशा चाही थी, वो काव्या आसानी से हासिल कर लेती थी। वो गुस्से में, जलन में और क्रोधित थी। क्या राघव सिर्फ काव्या को ही नफरत करेगा और अगर उसने किसी और के साथ देखा तो तलाक दे देगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या उसे फिर मौका मिलेगा? पिछली बार उसने काव्या को सफलतापूर्वक फंसाया था, जेनेटिक टेस्ट करवाकर। इस बार वो फिर से सफल होना चाहती थी और काव्या को राघव से नफरत दिलाना चाहती थी। वो और काव्या पहले ही अपने रिश्ते को बिगाड़ चुकी थी। पिछली तरकीब अब काम नहीं करेगी, तो उसने एक नया प्लान बनाया। वो हॉस्पिटल रूम में आई, अहंकारी अंदाज में बोली, काव्या, तुम अभी अभी इंटर्नशिप शुरू की है और हॉस्पिटल में ही छुट्टी ले रही हो। क्या तुम सोचती हो मैं चीफ से कह सकती हूँ कि तुम्हें निकाल दिया जाए? उसने धमकी देने की कोशिश की। काव्या ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देखा हो। तुम नहीं जानते कि मैं अब हॉस्पिटल में इंटर्न नहीं हूँ? काव्या ने पहले ही योजना बना ली थी, इसलिए उसने अपनी इंटर्नशिप छोड़ दी थी। इसके अलावा अब वो प्रेग्नेंट थी और उसे आराम की ज़रूरत थी, ना कि एनर्जी और समय किसी झगड़े के लिए। मीरा ने ये जानने की जहमत नहीं की। शुरू से ही उसकी अपर हैंड चली गई थी। इससे वो और भी गुस्से में थी। वो जानती थी कि काव्या का सपना था मिलिट्री डॉक्टर बनना और हॉस्पिटल में इंटर्नशिप उसका महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन अब उसने छोड़ दिया। अब वो अपनी तरकीब इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहती? मीरा ने पूछा। काव्या ने गुस्सा दबाते हुए उसे ठंडी नज़र से देखा। भले ही मैं काम ना करूं, मेरा पति मेरा ख्याल रखेगा। तुम्हें पता है मेरा पति कौन है ना? वो जानबूझकर राघव का नाम लेकर मीरा को उकसाना चाहती थी। जैसा कि उसने सोचा था, मीरा का दबा गुस्सा फूट पड़ा। वो आगे बढ़ी, काव्या का गला घोंटने की कोशिश की। तुमने मेरी जगह चुरा ली, तुम्हें मरना चाहिए। अगर तुम मरोगी, राघव मेरा होगा। काव्या बस उकसाना चाहती थी, लड़ाई नहीं। उसका शरीर अभी झेल नहीं सकता था। मीरा, क्या तुम्हें लगता है राघव तुम्हें पागल देखकर खुश होगा? पुरुष नर्म महिलाओं को पसंद करते हैं, किसी को भी झगड़ालू महिला पसंद नहीं। उसकी बात ने असर किया। मीरा गहरी परवाह करती थी कि राघव उसे कैसे देखे। यंग मिस्ट्रेस। मिसेस शर्मा खाना लेकर आईं और मीरा को काव्या के खिलाफ देखकर जल्दी से खाना नीचे रखकर उन्हें अलग किया और डांटा। तुम जानती हो ये कौन है? कैसे इतना अशिष्ट व्यवहार कर सकती हो? अगर मैं अपने मालिक से कह दूं तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। मीरा ने प्रोटेक्टिव मिसेस शर्मा को देखा, उसका चेहरा कई बार बदला। अगर काव्या ना होती तो खुद वो यंग मिस्ट्रेस होती।
उसकी सारी इज्जत जो उसे मिलनी चाहिए थी काव्या ने छीन ली। याद करो, उस रात राघव ने भी उसे काव्या ही समझा था। काव्या, मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगी, उसने फिर धमकी दी। काव्या का चेहरा भी उतना ही ठंडा था। अगर जेनेटिक टेस्ट ना हुआ होता तो उसका बच्चा भी सामान्य और बहादुर होता, ना कि थोड़े चोट की वजह से खो जाता। पिछले टेस्ट ने पहले ही बच्चे को नुकसान पहुंचाया था। अब बराबरी हो गई, काव्या ने कहा। तय किया कि उसे आसानी से नहीं जाने देगी। मीरा जाने के बाद मिसेस शर्मा काव्या की देखभाल करने आई। यंग मिस्ट्रेस, क्या आप घायल हैं? काव्या ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। मिसेस शर्मा गुस्से में थी। ऐसी महिला कैसी है, इतनी रूखी। मुझे मिस्टर मेहरा को फोन करना चाहिए और बताना। राघव को मत बताइए, काव्या ने बीच में कहा। मीरा इतनी गुस्से में और लड़ाई के मूड में शायद खुद के मिसकैरेज का दर्द भी महसूस कर रही थी। क्या राघव ने नहीं कहा कि मीरा ने कार एक्सीडेंट में बच्चा खो दिया? इसके लिए उसे मयंक को धन्यवाद देना चाहिए था। बच्चा खोने का दर्द राघव और मीरा दोनों को भी महसूस होना चाहिए था। यंग मैडम, आपने मुझे कॉल करने क्यों नहीं दिया? मिसेस शर्मा समझ नहीं पाई। वो नहीं जानती थी कि राघव और काव्या का रिश्ता कैसा है, और ना ही ये कि मीरा अभी बच्चा खोई है और इरैशनल एक्ट कर रही है। राघव जरूर समझ जाएगा, तो राघव को बताने का क्या फायदा? मिसेस शर्मा, कृपया ध्यान रखें कि वो मेरे लिए खाना ना छुए। मिसेस शर्मा ने सिर हिलाया। समझ गई। 3 और दिन हॉस्पिटल में बीते। काव्या हमेशा सतर्क रहती, रात में ठीक से सो नहीं पाती, डरती कि मीरा ट्रबल करने आ सकती है। उसने तय किया हॉस्पिटल छोड़ने का समय आ गया है। 10 दिन के आराम के बाद उसका शरीर लगभग ठीक हो गया था। उस शाम जब आदित्य वर्मा मिलने आए, उसने डिस्चार्ज का निर्णय बताया। मैं कल सुबह डिस्चार्ज के कागजात संभाल लूंगा, आदित्य ने कहा। काव्या ने सिर हिलाया। आदित्य पूछना चाहता था, अगर राघव तलाक देने से इनकार करे तो क्या करोगी? लेकिन उसके शब्द बदल गए। तुमने भी नौकरी छोड़ दी है, अब आगे क्या करने वाली हो? काव्या ने नजर नीची की। अभी तय नहीं किया। आदित्य ने देखा कि उसके मन में प्लान है, लेकिन साझा नहीं करना चाहती। उसने और पूछने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वो खड़ा हो गया। तभी राघव कमरे में आए। आदित्य को देखकर उन्होंने पूछा, वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हो सकती? आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और कहा, हो सकती है। काव्या कल डिस्चार्ज की तैयारी कर रही है। राघव की भौहें तनी हुई थीं। काव्या, ये नाम सुनकर उनका गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने कभी उसे ऐसे नहीं बुलाया। आदित्य समझ नहीं पाया कि राघव की नजरें इतनी ठंडी क्यों हैं। क्या उसने फिर कुछ गलत कहा? कोई बात नहीं, मैं अब जा रहा हूँ, आदित्य ने कहा, राघव को और प्रवोक ना करने की कोशिश करते हुए। राघव सोफे पर बैठ गए और कमांड करते हुए कहा, पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। उनका अथॉरिटेटिव टोन सच में इरिटेटिंग था, फिर भी काव्या के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने पानी डालने का काम किया। राघव ने लिया, 2 घूंट लिए और होठों के कोने पर हल्की मुस्कान आई। काव्या, तुम्हें कुछ पता है क्या? काव्या ने उसे घूरा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। जैसा कि सोचा था, राघव ने हल्की हंसी दी और कहा, तुमको मुश्किल में देखकर मुझे खुशी होती है। काव्या बेवाकूफ रह गई। वो ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारा शौक थोड़ा अजीब है। अगर कोई अच्छा से नहीं जानता तो सोच सकता है कि तुम पागल हो। इतना कहकर वो बिस्तर पर बैठ गई। आज उसका शरीर पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था और थोड़ी हिलने डुलने के बाद अब वो थकी हुई थी। घड़ी की ओर देखते हुए उसने देखा कि लगभग 9 बज रहे थे। तुम घर नहीं जा रहे? उसने पूछा। जितना वो चाहती थी कि वो जाए, राघव उतना ही जिद्दी था। जहां तुम हो वहां मैं कहाँ जाऊं? वो कैजुअली पीछे झुकते हुए बोला। काव्या ने उसे अनदेखा किया और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। राघव ने फिर कहा, आज रात मैं यही तुम्हारे साथ सोऊंगा। वो सुनने का नाटक करती रही, खुद को ब्लैंकेट में कसकर लपेट लिया, जैसे डर रही हो कि वो आकर उसे छीन न ले। उसका ये व्यवहार देखकर राघव मुस्कुरा न सका। उसकी हरकत कुछ हद तक प्यारी लगी। उसने कॉलर को खींचा। अचानक गर्मी महसूस हुई। कमरे में एयर कंडीशनिंग थी और मौसम भी पतझड़ का था, फिर भी वो गर्म और बेचैन महसूस कर रहा था। जल्दी ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और वो गहरी भौहें चढ़ा गया। वो कौन था और उसका शरीर ऐसा क्यों कर रहा था? ये बिल्कुल असामान्य था। काव्या, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब भी खुरदुरी थी। क्या तुमने पानी में कुछ मिलाया? काव्या ने सोचा वो ट्रबल ढूंढ रहा है और जवाब नहीं दिया। राघव ने अपने दांत कड़े किए। ये महिला क्या कर रही है? वो अचानक खड़ा हुआ और बिस्तर की ओर बढ़ा। कदम स्टेडी दिख रहे थे, लेकिन असल में लड़खड़ा रहे थे। फीलिंग इंटेंस थी।
गर्मी, जैसे कोई जिंदा बुरी आग सीधे उसके सिर तक पहुंच रही थी। उसने काव्या का ब्लैंकेट खींचा। क्या तुम्हें किसी आदमी की इतनी चाह है कि मुझे ड्रग देकर फायदा उठाओगी? काव्या ने आंखें खोली और उसे घूरा। कौन सा बकवास कर रहे हो? कौन सी ड्रग्स? काव्या, क्या तुम इतनी डरपोक हो कि अपने किए को स्वीकार नहीं कर सकती? राघव वास्तव में गुस्से में नहीं था। उसे ये महिला पसंद थी, और अगर वो ड्रग ले चुका था तो वो सही कारण से उसके करीब जा सकता और कह सकता कि वो प्रभाव में था। उसका एडम्स एप्पल हिल रहा था जब वो झुककर धीरे और हंसकी आवाज में बोला। आंखें उसकी आंखों में टिकी हुई थीं। अगर तुम मुझे पसंद करती हो, बस कह दो। मैं अपने पति होने के नाते अपने फर्ज को निभाने में कोई आपत्ति नहीं मानूंगा। काव्या ने राघव का लाल चेहरा देखा और अंत में समझ गई कि कुछ गलत है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती, राघव ने उसके कंधों को मजबूती से दबा दिया। उसी समय मीरा अग्रवाल एक आदमी के साथ हॉस्पिटल रूम के दरवाजे पर आई। मीरा ने राघव को ड्रग देने की कोशिश की थी। उसने एक आदमी भी साथ लाया था। उसका प्लान था कि वो काव्या और उस आदमी को बिस्तर में फिल्म करे और फिर राघव को दिखाए, ताकि राघव को लगे कि काव्या ने उसे धोखा दिया और तलाक ले। इस तरह वो काव्या की जगह ले सके। जैसे ही उसने हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा धीरे से खोला, काव्या ने उसे देख लिया। काव्या तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने उस टेबल की तरफ देखा जहां राघव का पानी का गिलास रखा था। गर्म पानी हॉस्पिटल से मिसेस शर्मा ने लाया था। मीरा ने उसमें कुछ मिलाया था जिससे राघव इस हालत में पहुंच गया। मीरा सच में किसी भी हद तक जा सकती थी। पिछली बार उसने उसे ड्रग देकर जेनेटिक टेस्ट कराया था। इस बार उसने पानी में कुछ मिलाया। इतना क्रूर दिल। काव्या ने फैसला किया कि विरोध करने के बजाय वो राघव के साथ दोस्ताना होने का दिखावे करेगी। ये हॉस्पिटल है, क्या हम वापस जा सकते हैं? राघव पहले ही टेम्प्टेड काव्या की विलिंगनेस देखकर अपने विचारों में उलझ गया। उसकी आवाज़ हस्की हो गई। तुम चाहती हो? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। मीरा ने पानी में कुछ मिलाया था ताकि काव्या पी ले, लेकिन लगता है राघव ने पी लिया। वो कैसे सह सकती थी? उसकी योजना बैकफायर हो गई और राघव और काव्या करीब आ गए। वो अचानक दरवाज़ा जोर से खोल दी। उसने और कुछ सोचने की जहमत नहीं की। उसे काव्या और राघव को रोकना था। दरवाज़ा अचानक खुला और राघव का चेहरा तुरंत काला हो गया। वो खड़ा हुआ और घूरते हुए पूछा, किसने तुम्हें अंदर आने दिया? मीरा को देखकर उसका मूड और गंभीर हो गया। मीरा ने जल्दी से कहा, मैं काव्या को देखने आई हूँ। काव्या जान गई कि मीरा उसे फंसाने आई थी। वो बिस्तर से उठी और प्यार दिखाने का नाटक करते हुए राघव के पीछे से उसके बाजू में हाथ डाल दिया। हालांकि राघव लंबा था, बिस्तर पर घुटने टेकते हुए काव्या बस उसके कंधे पर ठोड़ी रख सकती थी। उसने मीरा की ओर एक स्मग मुस्कान के साथ देखा। तुम मुझे देखने आई हो, क्या चाहिए तुम्हें? बाहरी रूप से कॉन्फिडेंट, वो चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि राघव उसे इस समय दूर न करे। राघव विचारशील होकर न केवल उसे दूर नहीं किया, बल्कि खेल में शामिल हुए। उन्हें काव्या की नज़दीकियों का आनंद आया। उसकी खुशबू उन्हें पसंद थी। मीरा का चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो गया, लेकिन उसने राघव के सामने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। मैं आज नाइट ड्यूटी पर हूँ, कमरे चेक करने आई और देखना चाहती थी कि काव्या को कोई मदद चाहिए या नहीं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी कितनी केयर करती हो ना? उसने दरवाजे पर खड़े आदमी की तरफ देखा। वो न केवल बदसूरत था, बल्कि गंजा भी। मीरा सच में रूथलेस थी। अगर उसने पानी पी लिया होता और ऐसे आदमी के साथ कमरे में पाई जाती तो परिणाम अनइमेजिनेबल होते। उसकी आंखों में ठंडी बर्फ जैसी नज़र थी। ये आदमी कौन है? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? काव्या सोच रही थी। राघव का मीरा के प्रति रवैया, जब से उसने उसे दूसरे आदमी के साथ देखा था, उतना ही ल्यूकवार्म था। क्योंकि मीरा उसे फंसाना चाहती थी, काव्या ने हिचकिचाने का कोई कारण नहीं देखा। तुम्हारे पास बहुत सारे आदमी हैं, एक बाईं तरफ, दूसरा दाहिनी तरफ, लेकिन सब इतने बदसूरत। तुम्हारा टेस्ट कैसा है? क्या बकवास कर रही हो? मीरा गुस्से में कूदने लगी। बकवास करना बंद करो। वो तुरंत राघव को समझाने लगी। गलत मत समझो, वो सिर्फ मेरा पेशेंट है, बॉयफ्रेंड नहीं। मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। जैसे ही मीरा ने बोलना समाप्त किया, काव्या ने जल्दी से राघव का एक्सप्रेशन देखा। मीरा का कभी बॉयफ्रेंड रहा या नहीं, ये दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। इस समय उसने मना कर दिया। राघव क्या सोचेंगे? जैसा कि सोचा गया, राघव का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। काव्या ने अंत में समझ लिया कि राघव का मीरा के प्रति मिक्स्ड फीलिंग्स क्यों थे। जब वो पहली बार मीरा के साथ जुड़ा था तो उसे नहीं पता था कि उसके पास कोई था।
बाद में जब उसे पता चला, वो बहुत डिस्गस्टेड और पुरानी यादों से बाउंड महसूस करता था। इसीलिए कभी वो मीरा के साथ खराब व्यवहार करता, कभी दयालु। काव्या ने आग में और घी डालने का फैसला किया। मुझे याद है स्कूल में एक अमीर लड़का करण था जो तुम्हें पसंद करता था। क्या तुमने उसे ठुकरा दिया? मीरा ने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह एस्केलेट होंगी। वो मूल रूप से काव्या को फंसाना चाहती थी, लेकिन अब आग उसके ऊपर आ गई। वो क्रोधित हो गई। इतने लोग मुझे पसंद करते हैं तो क्या मुझे सब कुछ स्वीकार करना चाहिए? ओह! काव्या ने जानबूझकर आवाज खींची, क्योंकि राघव जानता था कि मीरा का कोई है, लेकिन वो लगातार मना कर रही थी। वो केवल उसके कैरेक्टर पर शक कर सकता था, और उसका गोल पूरा हुआ। मीरा को राघव पसंद था। उनके बीच वेज डालकर उसने अपने बच्चे का बदला लिया। बाहर निकलो, राघव ने ग्राउल किया। मीरा ने होंठ काटे। राघव, मैंने कहा अपना नाम मत लो, समझ नहीं रही? उसकी आंखों में अनकंट्रोलेबल गुस्सा था। मीरा ने और शब्द नहीं कहा। अनिच्छा से वो कमरे से चली गई। वो चली गई। काव्या ने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन राघव ने बीच में पकड़ लिया। अब खुश हो? काव्या ने इनकार नहीं किया। तुम दोनों के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए देखकर मुझे सच में खुशी होती है। उसे राघव और मीरा के रिश्ते की पूरी समझ नहीं थी और उसे परवाह भी नहीं थी। सिर्फ इतना जानना काफ़ी था कि मीरा राघव को बहुत केयर करती थी। राघव के साथ होना मीरा को ज़रूर अपसेट करेगा, बस यही काव्या के लिए काफ़ी था। राघव ने उसकी ऑनेस्टी की सराहना की। उसने उसे कमर से पकड़कर बिस्तर पर पलट दिया। काव्या तुरंत पैनिक हो गई। वो हकलाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है, अगर कोई देख ले तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? राघव ने स्मर्क किया। तो तुम कह रही हो कि अगर हॉस्पिटल में ना हो तो ठीक है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही। काव्या ने तुरंत इनकार किया। कोई चांस नहीं। वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच कुछ भी हो, चाहे वे कहीं भी हो। उसने ये सब सिर्फ मीरा को प्रोवोक करने के लिए कहा था। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में डिज़ायर जल रहा था, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ड्रग्स का असर उसके सिस्टम में था, लेकिन वो पूरी तरह इर्रेशनल नहीं था। ड्रग्स के असर से वो खुद को इंडल्ज कर रहा था, उसकी खुशबू की क्रेविंग कर रहा था। काव्या ने उसकी इंटेंस गेज में अपना गला सूखा महसूस किया। वो जानती थी कि उसका ये व्यवहार ड्रग्स की वजह से है, और डिलिबरेटली बोली, राघव, तुम किसी ऐसी महिला के साथ नहीं सोओगे जो पहले किसी और के साथ रही हो, है ना? काव्या राघव को पढ़ सकती थी। ये आदमी हमेशा इतना हाई और माइटी रहता था। उसका प्राइड इमेंस था। ऐसे पुरुष अपने पार्टनर्स के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स लगते थे। सिर्फ ये देखना कि वो मीरा के साथ कैसा व्यवहार करता है, साफ था। अगर उसे किसी भी तरह का डिसीट पता चलता, या पता चलता कि वो पहले किसी के साथ थी, तो वो तुरंत छोड़ देता। राघव की आईलिड्स झुकी, एक फ्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इमोशन छुपाते हुए। उसकी आवाज़ आइस की तरह ठंडी थी। तुमको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा बॉडी गंदा है। वो अचानक खड़ा हो गया। मुड़कर वो कमरे से बाहर चला गया। मीरा डोरवेज पर नहीं गई थी। राघव को बाहर आते देख उसने भारी साई की और थोड़ी उम्मीद महसूस की। आखिरकार राघव अब ड्रग्स के प्रभाव में था। उसने खुद को ब्यूटी समझा। इस समय वो सोच रही थी कि अगर उसने सिर्फ अपनी फेमिनिन चार्म दिखाई तो वो उसे ज़रूर सिड्यूस कर सकती थी। वो अपनी हिप्स हिलाते हुए उसकी ओर बढ़ी। तुम्हें वापस ले चलूं? राघव ने उसे ठंडी पियर्सिंग नज़रों से देखा। मीरा, तुमने मुझे फेक प्रेगनेंसी से डिसीव किया और मैंने तुम्हें अकाउंटेबल नहीं ठहराया। ये सबसे बड़ी मर्सी थी जो मैं दे सकता था, हमारी एक रात को देखते हुए। आज रात तुम्हारा कोई चांस नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ गया और चला गया। हॉस्पिटल रूम में काव्या ने राघव के हर शब्द को डोरवेज पर सुना। मीरा ने राघव को फेक प्रेगनेंसी के साथ डिसीव करने की हिम्मत की। काव्या ने स्मर्क किया, सोचते हुए कि मीरा सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए कितनी डेस्परेट रही होगी, लेकिन उसका प्लान बैकफायर कर गया। राघव ने पता लगा लिया और अब वे कपल भी नहीं हो सकते थे, है ना? क्या यही उसका तरीका था ब्रेकअप अनाउंस करने का? वो डोरवेज की तरफ चली और मीरा को देखा, जिसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हरा मिला हुआ था। मीरा ने भी उसे देखा। उसका सबसे ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट उस व्यक्ति ने देखा जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। फ्यूरियस और अशेम्ड उसने फटकारा, क्या देख रही हो? क्या तुम्हें अपनी आंखें निकालनी है? काव्या बस साइलेंटली मुस्कुराई, कुछ नहीं कहा। ये साफ था कि ये डिस्डेन का एक्ट था। मीरा गुस्से से कांप रही थी, बस यही चाहती थी कि काव्या का सुंदर चेहरा वहीं फाड़ दे। उसने फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन काव्या तेज थी और उसे याद दिलाया, कैमरे हैं, अगर तुम हाथ उठाओगी तो मैं फुटेज तुरंत राघव को भेज दूंगी। मीरा पागल होने के कगार पर थी, फ्यूरियस स्क्रीम छोड़ते हुए।
काव्या कैजुअली डोरवेज से झुककर खड़ी थी, स्मग एक्सप्रेशन के साथ, देखते हुए कि मीरा कितना केयर और पसंद करती है राघव को और अब राघव की फीलिंग्स बदल चुकी हैं। काव्या को संतोष मिला। उसने धीरे से अपना स्टमक छुआ और लॉस्ट बेबी से दिल में कहा, देखो, जो तुम्हें हर्ट करते हैं उन्हें उनका पनिशमेंट मिल रहा है। उसने अपना फोन निकाला और आदित्य को कॉल किया, राघव की कंडीशन बताई। तुम्हें उसे कोई औरत ढूंढनी होगी या दवा देनी होगी, जो भी जरूरी हो। मीरा उसे फंसाना चाहती थी और ड्रग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था। अभी अभी राघव भी अच्छे स्टेट में नहीं लग रहे थे। आदित्य समझ गया। उसने फोन रख दिया, लेकिन किसी वजह से वो सो नहीं सकी। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। दूसरी तरफ आदित्य काफी एफिशिएंट था और सच में राघव के लिए एक औरत ढूंढ ली। मुझे काव्या से पता चला कि तुम्हें ड्रग दिया गया। अगर तुम इसका ध्यान नहीं रखोगे तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए कोई औरत ढूंढूं। चिंता मत करो, वो साफ है। राघव सोफे पर बैठे थे। उनके गाल असामान्य रूप से फ्लश्ड थे। उनके मैसी बाल माथे पर गिर रहे थे, गहरी क्लाउडी आंखों को पार्शली ढक रहे थे। उनकी शर्ट खुली हुई थी, डेलिकेट कॉलर बोन्स और फर्म चेस्ट झलक रहे थे। उनकी आवाज हकलाई हुई थी। क्या कहा? काव्या ने तुमसे कहा? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, नहीं तो मैं कैसे जानता कि तुम्हें ड्रग दिया गया? उसने फोन किया और बताया। उसे चिंता थी कि अगर तुम इसे ज्यादा सहोगे तो ये तुम्हारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, राघव ने अचानक अपनी फिस्ट्स कस लीं, नकल्स क्रैकिंग। क्या ये उसका तरीका था केयर करने का? उसे दूसरी औरत ढूंढकर केयर करना? धत! अगर वो वॉरी थी कि मैं इसे सह लूंगा तो उसने खुद क्यों नहीं किया? वो गुस्से से भड़क रहा था। भारी सांसें लेते हुए उसका चेस्ट आग की तरह जल रहा था, एक आग जिसका कोई आउटलेट नहीं था और अंदर एक्सप्लोड करने वाली थी। उसने तेज किक से सामने रखा टेबल उड़ा दिया। बाहर निकलो, मुझे औरत की जरूरत नहीं। आदित्य स्टार्टल्ड हुआ। उसने राघव को इतना गुस्सा नहीं देखा था और ये अनकैरेक्टरिस्टिक कर्स था। उसने जल्दी से उस औरत को बाहर जाने की कोशिश की। सावधानी से उसने सुझाव दिया, अगर तुम सच में अनकंफर्टेबल हो तो और तरीके हैं, शायद कुछ कामिंग पिल्स ले लो, मदद कर सकती हैं। राघव ने उसे घूरा। तुम भी बाहर निकलो। आदित्य कंफ्यूज था। हम बस तुम्हारी केयर कर रहे हैं। केयर? राघव ने स्नीयर किया। अगर वो सच में केयर करती तो मुझे डिलिबरेटली प्रोवोक नहीं करती। फेक कंसर्न। आदित्य ने पॉज किया। अंततः समझ गया कि राघव काव्या के बारे में बात कर रहे थे। हैरानी से उसने सुना कि राघव का काव्या के लिए सॉफ्ट स्पॉट था। क्या यह सच में था कि वो काव्या को पसंद करता था? आदित्य ने ब्लिंक किया। क्या तुम्हें काव्या पसंद है? राघव ने ठंडी स्नॉट दी, सार्काज्म ड्रिपिंग। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैंने भी यही सोचा। आदित्य ने जानबूझकर रिप्लाई किया। ये इसलिए नहीं कि काव्या अच्छी नहीं थी या अफेक्शन के लायक नहीं थी, बल्कि इसलिए कि काव्या प्रेग्नेंट थी और बच्चा राघव का नहीं था। क्या राघव सच में जेनरस होगा कि किसी और के बच्चे को रेज करे? राघव को जितना वो जानता था, आदित्य को यकीन था कि राघव ऐसा नहीं कर सकता, तो उसने जानबूझकर कहा, उम्मीद करते हुए कि राघव जल्दी ही काव्या को छोड़ देगा। राघव पहले ही बैड मूड में था और अब और इरिटेट हो गया। वो खड़ा हुआ। आदित्य ने सुझाव दिया, अगर तुम दवा नहीं लोगे या किसी औरत के साथ नहीं होगे तो कम से कम घर जाकर कोल्ड शावर ले लो, शायद थोड़ा मदद करे। राघव ने इग्नोर किया, लेकिन जब वो विला वापस लौटा उसने कोल्ड शावर जरूर लिया। अगले दिन काव्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। जैसे ही उसने हॉस्पिटल के दरवाजे से कदम रखा, किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। रास्ता रोकने वाली औरत गीता मल्होत्रा थी। मनीष मल्होत्रा काव्या नायर से अपने बेटे मयंक मल्होत्रा के लिए विनती करने आया था, लेकिन काव्या ने मदद नहीं की। अब उसका बेटा जेल जाने वाला था। हालांकि ज्यादा दिनों के लिए नहीं, फिर भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाना तय था। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसकी कई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो सकती थीं। गीता गुस्से और नाराजगी से भरी हुई थी। काव्या से मदद न मिलने का बदला लेने का उसने मन बना लिया था। उसके लिए काव्या एकदम कोल्ड हार्टेड और बिना इमोशन वाली लड़की थी। आज वो यहाँ काव्या को एम्बैरस करने आई थी। वो अपने साथ रिपोर्टर्स भी लाई थी। उसने सबके सामने घुटनों पर बैठकर नाटक किया। हाँ, वो जानबूझकर एक स्कैंडल क्रिएट करना चाहती थी, ताकि सबको लगे कि काव्या एक एहसान फरामोश लड़की है जो अपने ही भाई को बचाने के लिए उंगली तक नहीं उठाती। रोते हुए और इल्जाम लगाते हुए गीता चिल्लाई, मयंक तुम्हारा भाई है, तुम उसे यूं तड़पता हुआ कैसे देख सकती हो? तुम्हारी कॉन्शियंस मर चुकी है क्या? वो तुम्हारा इकलौता भाई है। उसके आंसू और चीख पुकार इतनी कन्विंसिंग थी कि जो सच्चाई नहीं जानता था वो यही सोचता कि काव्या ने सच में बहुत बड़ा गुनाह किया है।
सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल का एंट्रेंस भीड़ से भर गया। शोर शराबे ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया। सही या गलत से ज्यादा बस ये देखना कि एक बुजुर्ग औरत किसी जवान लड़की के सामने घुटनों पर बैठी है, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए काफी था। ऊपर से गीता की एक्टिंग स्किल भी जबरदस्त थी। धीरे धीरे भीड़ का ओपिनियन काव्या के खिलाफ होने लगा। कुछ सेल्फ राइटियस लोग उसे डांटने लगे। तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? एक बुजुर्ग औरत को तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठना पड़ा। तुम दिखने में तो यंग हो, लेकिन दिल कितना कोल्ड है। गीता ने तुरंत आग में घी डाला। किसी ने उसके भाई को तंग किया और ये मदद कर सकती थी, फिर भी मना कर दिया। ये कैसी बहन है? काव्या नायर ने गीता के पूरे ड्रामे को ठंडी नजरों से देखा। अगर वो घुटनों पर बैठना चाहती है तो बैठे। काव्या वहां से जाने ही वाली थी। तभी गीता ने उसका पैर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। बस ये बता दो, क्या तुम मयंक को बचाओगी या नहीं? काव्या जानती थी कि मयंक गलत था। ये पूरी तरह लीगल मैटर था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर राघव मेहरा चार्जेस ना लगाए तो उसकी इन्फ्लुएंस से मामला स्मूथली सेटल हो सकता था। बस काव्या को उससे कहना होता। काव्या ने ठंडे लहजे में कहा, ये सब उसने खुद किया है। वो तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही काव्या भड़क उठी। तुम मेरे पापा की मिस्ट्रेस हो। तुम्हारा बेटा मुझसे किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। उसने जानबूझकर होम रेकर शब्द पर जोर दिया। वैसे भी किसी को भी होम रेकर कहलाना पसंद नहीं होता। जैसे ही भीड़ का रुख बदलने लगा, गीता ने तुरंत पलटवार किया। तुमने कुछ नहीं किया और अब मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। तुम सच में हार्टलेस और रूथलेस हो। तुम्हारे पापा कहते थे कि तुम कोल्ड ब्लडेड, सेल्फिश और विकियस हो, और वो बिल्कुल सही थे। तुम बस क्रूर हो। ये सब उसने मनीष मल्होत्रा के नाम पर कहा, जो काव्या का बायोलॉजिकल पिता था। अपने ही पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। साफ था कि ये काव्या और मनीष के बीच फूट डालने की कोशिश थी। काव्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या सच में उसके पिता उसे ऐसा ही समझते हैं? काव्या के चेहरे के बदलते भाव देखकर गीता ने और झूठ कर दिए। तुम्हारे पापा ने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मना कर दिया। घर जाकर उन्होंने चीजें फेंकी और कहा कि काश उन्होंने तुम्हें पैदा ही ना किया होता। काव्या का हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंडापन था। उसी वक्त आदित्य वर्मा वहां पहुंचा और सारा हंगामा देख लिया। उसने तुरंत सिक्योरिटी को भीड़ हटाने का इशारा किया और काव्या के पास आकर बोला, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। अगर किसी को इलाज चाहिए तो अंदर जाए। वो काव्या को अपने पीछे करते हुए वहां से ले गया। गीता फिर आगे बढ़ी, लेकिन आदित्य ने सख्ती से चेतावनी दी, अगर और हंगामा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। आखिरकार गीता पीछे हट गई। चलते हुए आदित्य ने पूछा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा डिस्चार्ज देख लूंगा, फिर तुम खुद हॉस्पिटल छोड़कर क्यों चली गई? काव्या ने धीरे से कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही सारा डिस्चार्ज पेपरवर्क पूरा कर लिया था। क्या मैं तुम्हें नायर विला छोड़ दूं? काव्या ने सिर हिलाया। हाँ। ड्राइव के दौरान दोनों चुप रहे। विला के बाहर पहुंचकर आदित्य बोला, कल तुम्हारे कहने पर मैंने राघव के लिए एक औरत ढूंढी थी, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। काव्या ने चौंक कर सिर उठाया। हल्की सी खुशी उसके दिल में आई, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। सच में? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। काव्या कार से उतर गई। पीछे से आदित्य ने पुकारा, काव्या? हाँ? क्या काव्यानी नायर ने सच में तुमसे कांटेक्ट नहीं किया? काव्या ने नजर चुराते हुए कहा, नहीं। वो झूठ नहीं बोल रही थी, बस काव्यानी ने उसे मना किया था कि आदित्य को कुछ न बताए। कॉलेज के दिनों में आदित्य और काव्यानी एक कपल थे, फिर ब्रेकअप हुआ और काव्यानी गायब हो गई। अगर वो कांटेक्ट करे तो मुझे जरूर बताना। काव्या ने सिर हिलाया। ठीक है। विला में घुसते ही मिसेस शर्मा बाहर जाने वाली थी। काव्या को देखकर खुश हो गईं। अरे, तुम डिस्चार्ज हो गईं? काव्या ने हल्की मुस्कान दी। उसी वक्त राघव मेहरा सीढ़ियों से नीचे आया। उसने काव्या को देखा, लेकिन न कुछ कहा न उसकी तरफ देखा। काव्या को समझ नहीं आया कि वो इतना नाराज क्यों है। दोपहर में वो कंप्यूटर के सामने बैठकर मरीजों के मैसेज का जवाब दे रही थी। तभी मिसेस शर्मा घबराई हुई आईं। मैम, कुछ गड़बड़ है, आपको ये देखना पड़ेगा। मिसेस शर्मा आमतौर पर बहुत शांत और संभली हुई रहती थी, तो आज वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? काव्या नैयर ने अपना काम रोक दिया और पूछा, मिसेस शर्मा क्या हुआ? मिसेस शर्मा ने उसे फोन पकड़ा दिया। ये देखो। काव्या की नज़र फोन स्क्रीन पर पड़ी। वो उसी सुबह हुई घटना के बारे में एक पोस्ट थी, जिसे इस तरह एडिट किया गया था कि काव्या एक बहुत ही बुरी इंसान लगे।
उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसके पीछे कौन है। सुबह गीता मल्होत्रा का सारा ड्रामा इसी पल के लिए था। आज के एडवांस इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन बदनाम करने का अभियान शुरू करना बेहद आसान था। बस थोड़ा पैसा देकर ट्रैफिक खरीदा जाता है और लोग बिना सच्चाई जाने वही मान लेते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। कुछ लोग अपनी टेढ़ी सोच के साथ एक अच्छे इंसान को भी निराशा की गहराई में धकेल सकते हैं। काव्या को हाल ही में पढ़ी एक खबर याद आ गई। एक लड़की ने अपने पिता के लिए डिलीवरी बॉय से सामान मंगवाया था। वो उसकी मदद के लिए आभारी थी और उसे टिप देना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। लड़की को अच्छा लगा तो उसने शुक्रिया कहने के लिए उसके फ़ोन में $20 का बैलेंस डलवा दिया। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने उल्टा उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि रकम बहुत कम है। जो कहानी इंसानियत और दयालुता की मिसाल होनी चाहिए थी, वो ऑनलाइन बुलिंग की वजह से एक त्रासदी बन गई। वो लड़की साइबर बुलिंग सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। ये दिखाता है कि ऑनलाइन मौजूद ये अदृश्य कातिल जल्लादों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यही तो गीता मल्होत्रा का असली मकसद था, जनता की राय का इस्तेमाल करके काव्या को नेटिजन्स की नफरत में डुबो देना। लेकिन काव्या कमजोर दिल वाली नहीं थी। वो ऐसी चीजों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली थी। ये लोग कितने घटिया है, कोई इतनी गंदी बातें कैसे कह सकता है, यहाँ तक कि किसी को मरने की बद्दुआ भी दे रहा है। मिसेस शर्मा गुस्से से बोली। वीडियो के नीचे टिप्पणियां लगभग एक तरफा काव्या पर हमला कर रही थीं। सिर्फ देखकर ही मिसेस शर्मा का खून खौल रहा था। काव्या ने खुद को शांत किया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, इन्हें नज़रअंदाज कर दीजिए, ये सच नहीं है। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी अंतरात्मा साफ है। अपने बच्चे की खातिर वो इसे दिल पर नहीं लेने वाली थी। उसने हल्के से अपने पेट पर हाथ फेरा। लेकिन मिसेस शर्मा रुक गईं। उनकी नज़र काव्या के पेट पर गई। यंग मिस्ट्रेस, क्या आपके पेट में दर्द है? काव्या ने तुरंत हाथ हटा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नोटिस किया है कि हाल में पेट थोड़ा निकला हुआ लग रहा है, लेकिन चेहरा और बाजू वैसे ही हैं, मिसेस शर्मा ने कहा। काव्या ने तुरंत समझाया, मेरा वजन पहले पेट में ही बढ़ता है। फिर उसने बात बदली। मिसेस शर्मा, क्या आप मेरे लिए एक एहसान करेंगी? ज़रूर, काव्या ने कपड़े बढ़ाते हुए कहा। क्या आप इन्हें ड्राई क्लीनर में दे आएंगी? काफ़ी सारे कपड़े हैं, मिसेस शर्मा बोली। काव्या ने सिर हिलाया। अब उसे यहाँ से निकलने का मौका चाहिए था। अगर और देर हुई तो सच छुपाना मुश्किल हो जाएगा। वो चुपचाप जाना चाहती थी, बिना कोई निशान छोड़े। कपड़े समेटते हुए मिसेस शर्मा बोली, ऑनलाइन खबरें मत पढ़ना, परेशान ही होगी। मुझे पता है। मिसेस शर्मा सच में अच्छी इंसान थी। अगर कुछ छोड़ना मुश्किल था तो वही थी। इसके बाद उस रात राघव मेहरा घर नहीं आया। काव्या को फर्क नहीं पड़ा। कई दिनों तक वो नहीं लौटा। काव्या को लगा ये सही मौका है। उसने ड्राई क्लीनर की रसीद ली, गले लगाकर विदा कही और निकल गई। ड्राई क्लीनर के बाहर उसका फोन बजा। काव्या, क्या तुम मुझे पहचानती हो? प्रिंसिपल अंजलि राव। उन्होंने बताया कि उनके पति की रेजेन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में नई दवा पर सफलता मिली है और पार्टी है। उनकी डांस टीचर नहीं आ पा रही। काव्या ने मना किया, वो गर्भवती थीं। तभी अंजलि राव ने पियानो सोलो का प्रस्ताव दिया। काव्या ने एक दिन के लिए अपना प्लान टाल दिया। ठीक है। रात 8 बजे 109 रिजुविनेशन रोड, रेजेन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड रिसर्च सेंटर। रात ठीक 8 बजे वो वहां पहुंची। उसे एक खूबसूरत गाउन दिया गया जो उसके पेट को पूरी तरह छुपा रहा था। वो पहली परफॉर्मर थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। काव्या धीरे धीरे मंच पर आई। दर्शकों में महेश राव राघव मेहरा के बगल में बैठे थे। प्रेसिडेंट मेहरा, क्या आपको मिस नैयर याद है? शुरुआत में राघव मेहरा को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन महेश राव के हल्के से कोहनी मारने पर उसने स्टेज की ओर नजर उठाई। स्पॉटलाइट के नीचे पियानो के सामने एक बेहद खूबसूरत शख्सियत बैठी थी। राघव की भौहें उठ गईं। वो सच में हैरान था। हैरानी इस बात की थी कि वो यहाँ काव्या नायर को देख रहा था, और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की कि वो पियानो भी बजा सकती है। महेश राव ने कहा, मिस नायर काफ़ी टैलेंटेड हैं। मेरी वाइफ ने बताया था कि वो एक बेहतरीन डांसर भी हैं। राघव की नज़रें लगातार स्टेज पर टिकी रहीं। काव्या ने अपनी पतली उंगलियां धीरे से पियानो की चाबियों पर रखीं। उसका शरीर रिलैक्स हो गया। उंगलियों के हल्के दबाव के साथ पहला सुर गूंजा, फिर लय बनी, साफ, सधी हुई और एक खूबसूरत धुन पूरे हॉल में फैल गई। महेश राव, जिसे पियानो की ज्यादा समझ नहीं थी, अपने उत्साह को राघव से शेयर करने को बेताब था। मैंने इस दवा को डेवलप करने में बहुत मेहनत की है। आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बिना हम इसे इतनी जल्दी नहीं बना पाते।
राघव आज यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो एक इन्वेस्टर था। उसकी हिस्सेदारी थी और फैसलों में उसकी आवाज़ भी। बाद में हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर बात करनी है। परसों मीटिंग में शामिल हो पाएंगे? लेकिन राघव को उसकी बातें सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल और उसकी आंखें सब स्टेज पर थीं। महेश भले न समझ पाया हो, लेकिन राघव जानता था कि काव्या एक मशहूर धुन बजा रही थी, कैनन इन डी। आज के मौके के लिए ये धुन बिल्कुल परफेक्ट थी। उस धुन में जैसे कोई जादू था, मानो वो सुनने वालों से कह रही हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुम सपना देखो और डटे रहो तो हासिल जरूर करोगे। ये पहली बार था जब राघव ने इस औरत को सच में देखा और दिल से माना कि वो वाकई खास है। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, उसे मेडिसिन आती थी, वो डांस कर सकती थी और पियानो भी बजा सकती थी। अगर उसने खुद ना सुना होता तो यकीन नहीं करता कि इतनी नफासत और महारत से पियानो कोई औरत बजा सकती है। जल्द ही धुन खत्म हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि बहुत कम लोग थे जो सच में उसकी कद्र समझ पाए। आखिरकार पियानो एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। एक चश्मा लगाए आदमी ने सबसे जोर से ताली बजाई। लग रहा था कि वो परफॉर्मेंस को अच्छी तरह समझता है। वो महेश राव के पास आया और पूछा, बॉस, क्या पियानो बजाने वाली भी आपकी वाइफ के डांस स्टूडियो से है? महेश ने जवाब दिया, पहले थी, अब नहीं, आज बस हेल्प करने आई है। चश्मे वाले आदमी ने फिर पूछा, क्या उसका बॉयफ्रेंड है? राघव की नज़रें तुरंत उनकी तरफ चली गईं। आदमी ने अपने चश्मे को ठीक किया। उसकी आंखों में काव्या के लिए साफ दिलचस्पी थी। राघव का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। महेश कुछ कह पाता उससे पहले ही राघव बोल उठा, वो पहले से शादीशुदा है। महेश चौंक गया। राघव, क्या तुम गलत समझ रहे हो? मेरी वाइफ ने उससे पूछा था, उसका तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, शादी कैसे हो सकती है? ये युवती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, पियानो भी कमाल का बजाती है। चश्मे वाला आदमी और ज्यादा प्रभावित लग रहा था। वो खड़ा हुआ और बैकस्टेज की ओर बढ़ गया, शायद उसका कांटेक्ट लेने के लिए। राघव खुद एक मर्द होने के नाते अच्छी तरह समझता था कि वो आदमी क्या करने वाला है। वो भी खड़ा हो गया। मुझे एक जरूरी काम है, मैं अब निकलता हूँ। महेश ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इवेंट तो अभी शुरू हुआ है। राघव के बर्फीले एक्सप्रेशन को देखकर वो वहीं रुक गया। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। बाहर जाते हुए राघव ने पूछा, तुम्हारी कंपनी का वो चश्मे वाला आदमी कौन है? वो एक टेक्नीशियन है, महेश ने बताया। दूसरी फार्मा कंपनी से हाई सैलरी पर हायर किया था। हमारी लेटेस्ट रिसर्च में उसका बहुत योगदान है। बस, राघव ने बीच में ही रोक दिया। उसका मन सुनने का नहीं था। राघव मेहरा बाहर निकला और काव्या का नंबर लेने के लिए आदित्य वर्मा को फोन किया। कार में बैठते ही उसने काव्या का नंबर डायल किया। उधर काव्या कपड़े बदल चुकी थी और निकलने ही वाली थी कि वही चश्मे वाला आदमी सामने आ गया। आपने पियानो बहुत अच्छा बजाया। थैंक यू, काव्या ने शालीन मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, आदमी उसके साथ चलने लगा। आज फ्री हैं, मूवी देखने चले? उसी समय काव्या का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, उस आदमी से दूर रहो, उसे अपना नंबर मत देना, उसके साथ खाने पर मत जाना, तुरंत सड़क किनारे आओ। काव्या पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। ये सब क्या हो रहा था? उसने सड़क की तरफ देखा। वहां राघव की कार खड़ी थी। तभी उसे याद आया, अंजलि राव के पति की कंपनी में राघव इन्वेस्टर है। उसने माथा थपथपाया। वो ये बात कैसे भूल गई? जल्दी करो, फोन पर आवाज ने हुक्म दिया। समझ गई, उसने कहा और कॉल काट दी। फिर वो चश्मे वाले आदमी की तरफ मुड़ी। सॉरी, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो तेजी से सड़क किनारे खड़ी कार की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसका हाथ पीछे वाले दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, राघव बोला, आगे बैठो। मजबूर होकर काव्या फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ गई। बैठते ही राघव बोला, उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ थी। काव्या, क्या तुम एक बार भी ढंग से नहीं रह सकती? काव्या पूरी तरह हैरान थी। उसने क्या किया था? बेकार की बातों पर ड्रामा मत करो, उसने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। राघव खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों, लेकिन उसकी मौजूदगी और बोलने का ढंग सब उसे चिढ़ा देता था। आज के बाद किसी को मत कहना कि तुम शादीशुदा नहीं हो। काव्या बहस नहीं चाहती थी, वैसे भी वो जल्द ही जाने वाली थी। ठीक है, जैसा तुम कहो। राघव की सिकुड़ी भौहें ढीली पड़ गईं, उसके चेहरे पर खुशी साफ थी। विला पहुंचते ही जैसे ही काव्या उतरने लगी, राघव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या की आंखें फैल गईं। तुम क्या कर रहे हो? लेकिन राघव अब अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो झुका और उसे चुंबन दे दिया। काव्या सन्न रह गई। छोड़ो, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की,
लेकिन राघव ने उसके हाथ पकड़ लिए और चुंबन को और गहरा कर दिया। राघव मेहरा जानता था कि उसकी त्वचा गोरी है, लेकिन जब उसने उसे छुआ तभी उसे एहसास हुआ कि वो कितनी नाजुक और मुलायम है। वो एहसास ऐसा था जैसे कोई पंख उसके दिल को छू गया हो। वो उस एहसास को और चाहता था, एक ऐसा जज्बा जिसने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। काव्या नायर की आंखें सदमे से फैल गई, उसकी पुतलियां कांप उठीं। वो क्या कर रहा था? नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी मौजूदा शारीरिक हालत को देखते हुए वो किसी भी हाल में किसी मर्द के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन आज राघव और भी ज्यादा बेपरवाह हो गया था। वो उसकी पकड़ से निकल नहीं पा रही थी, तो उसने खुद को मजबूत किया और उसके होठों को जोर से काट लिया, जो उसके होठों पर बेकाबू हो रहे थे। दर्द से राघव सिसक उठा, उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। बस यही मौका था। काव्या ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो गुस्से से उसे घूरने लगी, उसकी आंखों में आग थी। राघव, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी औरत हूं जो यूं ही मर्दों के साथ सो जाती है? राघव ने उसे देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। क्या तुम नहीं हो? काव्या का हाथ लगभग उठ ही गया था उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, नहीं हिम्मत कर पाई। मैं ऐसी नहीं हूं। मैं पहले एक मर्द के साथ रही हूं, लेकिन सिर्फ एक। मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूं जो हर किसी के साथ सोती फिरे। उस पल वो पूरी तरह शांत थी। अगर वो चिल्लाती, हंगामा करती, तो शायद राघव कह देता, तुम मेरी बीवी हो, मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं करूं। लेकिन वो शांत और संयमित रही। राघव बस उसे चुपचाप देखते हुए बोला, उस आदमी को छोड़ दो। इस बार उसकी आवाज़ भी उतनी ही शांत थी। वो बस यही चाहता था कि वो उसकी आज्ञाकारी बीवी बने। उसे किसी भी दूसरे मर्द से, चाहे एक हो या कई, कोई रिश्ता रखने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ उसी की हो सकती थी। काव्या को तो उस आदमी का चेहरा तक ठीक से याद नहीं था, नहीं ये पता था कि वो किस तरह का इंसान है। उस एक रात के अलावा वे कभी साथ भी नहीं रहे थे। उसने बिना झिझक जवाब दिया, ठीक है। उस आदमी की तरफ से उसके पास बस यही एक निशानी बची थी, ये बच्चा। राघव मेहरा का एक्सप्रेशन नरम पड़ गया, जैसे वो उसके जवाब से संतुष्ट हो, और पहली बार वे दोनों ठीक ठाक तरीके से पेश आ रहे थे। चलो घर चलते हैं, राघव ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर उतर गया। काव्या उसके शब्दों से पल भर के लिए ठिठक गई। उसने राघव में हल्का सा बदलाव महसूस किया। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। वो और राघव दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। वो कोई उम्मीद करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो बेपरवाह बनी रही और उसके पीछे पीछे कार से उतर आई। मिसेस शर्मा कचरा बाहर फेंकने ही वाली थी कि उन्होंने दोनों को साथ लौटते देखा। वो तुरंत मुस्कुराई। सर, मैडम, आप दोनों साथ लौटे? काव्या मुस्कुराई। बस रास्ते में मिल गए। मिसेस शर्मा ने समझदारी भरी आवाज निकाली और चुपचाप वहां से हट गईं। ऐसा कम ही होता था कि दोनों इतने शांत दिखें। काव्या राघव के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, खासकर उसके बदले हुए रवैये के बाद। उसने बहाना बनाया, मैं थक गई हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। राघव समझ गया कि वो उससे बच रही है, इसलिए जानबूझकर बोला, मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो। काव्या ... क्या वो मना कर सकती थी? क्या खाओगे? उसने जबरन मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ भी। काव्या किचन में चली गई। फ्रिज हर तरह की चीजों से भरा था। उसने एक आसान डिश चुनी जो वो अच्छे से बनाती थी। राघव लिविंग रूम में खड़ा था, एक हाथ से सूट जैकेट खोलते हुए, लेकिन उसकी नज़रें किचन में काम करती उस औरत पर ही टिकी थीं। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे। उसे ये एहसास ही भूल गया था कि घर जैसा कैसा लगता है। काव्या के आने से पहले नायर विला में सिर्फ मिसेस शर्मा रहती थीं। घर अक्सर ठंडा और बेजान लगता था, लेकिन अब उसे घर जैसा एहसास हो रहा था। आधे घंटे बाद खाना तैयार हो गया। राघव ने देखा कि टेबल पर सिर्फ एक प्लेट है। तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। वो वहीं बैठ गई। आखिर वे शादीशुदा तो थे, भले ही कागजों पर। अगली सुबह दोनों ने साथ नाश्ता किया। राघव बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। काव्या ने नहीं बताया कि वो अब हॉस्पिटल में काम नहीं करती। आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही। मैं तुम्हें सेकेंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में फुल टाइम डॉक्टर बनवा सकता हूँ। ज़रूरत नहीं। राघव को उसका व्यवहार अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। काव्या ने नाश्ता खत्म किया और बोली, मैं बाद में अपने कपड़े लेने जाऊंगी। ठीक है, मिसेस शर्मा ने बिना देखे जवाब दिया। ड्राइवर उसे ड्राई क्लीनर ले गया। फिर उसने कहा, मुझे मॉल जाना है। ड्राइवर उसे मॉल ले गया। काव्या ने झूठ बोला, मुझे मॉल में कुछ कपड़े एक्सचेंज करने हैं, आप पार्किंग में इंतजार करना। असल में ड्राइवर पहले ही राघव को फोन कर चुका था। राघव ने उसे कहा था काव्या पर नजर रखने के लिए।
जैसे ही काव्या को यकीन हुआ कि कोई पीछा नहीं कर रहा, वो अंडरग्राउंड पार्किंग में चली गई। उसका दिल खुशी से भर गया। ये सेकंड हैंड कार उसने पहले ही खरीद ली थी, सिर्फ इसी पल के लिए। हाईवे पर पहुंचते ही वो गुनगुनाने लगी। आज वो आज़ाद थी। लेकिन टोल बूथ के पास कुछ अजीब था। इतनी सारी गाड़ियां क्यों खड़ी थीं? उसी पल एक आदमी उसकी तरफ चलता हुआ आया। काव्या की पुतलियां फैल गईं। ये आदमी, रुको, क्या वो राघव मेहरा नहीं है? ये यहाँ क्या कर रहा है? काव्या नायर को ऐसा लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसने झट से अपना हाथ खींच लिया, कार की खिड़की ऊपर कर ली और तुरंत सनग्लास, कैप और मास्क पहन लिया। उसे पूरा भरोसा था कि उसका भागने का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था और राघव को अभी तक पता नहीं चला होगा कि वो भाग चुकी है। यहाँ राघव का होना जरूर कोई इत्तेफाक होगा, उसका कोई और काम रहा होगा। ये सोचकर काव्या का डर थोड़ा कम हुआ। वो झुककर स्टीयरिंग व्हील पर झुक गई और मन ही मन दुआ करने लगी कि उसने उसे न देखा हो। ठक ठक, अचानक कार की खिड़की पर दस्तक हुई। काव्या बटेर की तरह सिमट गई और चाहे कुछ भी हो, खिड़की खोलने से इनकार कर दिया। उधर उसके आगे वाली कार भी आगे नहीं बढ़ रही थी। घबराकर काव्या ने हॉर्न बजा दिया। कार के बाहर राघव मेहरा खड़ा था। उसकी नजरें ठंडी और खतरनाक थीं। अब भी ये औरत जिद कर रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी। ठीक है, बहुत अच्छा। वो देखना चाहता था कि काव्या कितनी देर तक कार में बैठी रह सकती है। ठंडी आवाज में उसने कहा, सेक्रेटरी, टो ट्रक बुलाओ। काव्या को बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि राघव क्या कह रहा है। रियर व्यू मिरर में उसने बस इतना देखा कि पीछे की कार धीरे धीरे पीछे हट रही है। थोड़ी देर में रास्ता साफ हो गया और तभी एक टो ट्रक आ गया। काव्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी कार पीछे से हुक हो चुकी थी और उसे खींचा जाने लगा। वो बेबस होकर देखती रही। कारों की लाइन उससे दूर होती जा रही थी। टोल बूथ उससे दूर होता जा रहा था और राघव भी। राघव वहीं खड़ा था, चेहरा स्याह और डरावना। काव्या का दिल बैठ गया। क्या राघव को सब पता चल गया? इतनी जल्दी कैसे? उसके पास तो पंख भी नहीं थे कि उड़कर पहले पहुंच जाए। फिर उसने उसके आने से पहले ही जाल कैसे बिछा दिया? नहीं, अगर राघव ने उसे पकड़ लिया तो वो कभी जाने नहीं देगा। उसने एक्सेलरेटर दबाया, टायर घूमे, जमीन पर काला धुआं उठा, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ी बल्कि और पीछे खिंचती चली गई। कार के अंदर तक जले हुए रबर की बदबू भर गई, इतनी भयानक कि उसे उल्टी आने वाली थी। राघव ठंडेपन से देख रहा था। अब भी जूझ रही है? सेक्रेटरी, इसके टायर पंक्चर करवा दो। देखो इसे, अब भी एक्सेलरेटर दबाए हुए है। सेक्रेटरी ने तुरंत प्रोफेशनल्स को बुलाकर काव्या की कार के चारों टायर हवा निकालकर पिचका दिए। काव्या अवाक रह गई। डॉट, ये आदमी उसे ढूंढ कैसे ले आया? और ऐसे घटिया तरीके? टायर काटना, इतना लो लेवल? क्या ये सच में मर्द है? फिर उसकी कार को फ्लैट बेड ट्रक पर चढ़ाया गया और वापस ले जाया गया। खिड़की से वही जाना पहचाना रास्ता पीछे छूटता देख काव्या का दिल पूरी तरह खाली हो गया। अब उसे सचमुच घसीट कर वापस लाया गया। टो ट्रक नायर विला के बाहर सड़क किनारे रुका। राघव को उसे तुरंत बाहर निकालने की कोई जल्दी नहीं थी। भागना चाहती थी तो कार में ही बैठी रहें। देखें आप कैसे भागती हैं। सेक्रेटरी, किसी को निगरानी पर लगा दो। राघव की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसका गुस्सा सेक्रेटरी पर नहीं, काव्या पर था। जी सर। सेक्रेटरी ने तुरंत लोगों को बुलाकर टो ट्रक के चारों ओर घेरा बनवा दिया। मक्खी तक निकल न सके। कार के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगी। खिड़कियां भाप से भर गईं। काव्या ने मास्क और कैप उतार दी, फिर भी सांस नहीं आ रही थी। उसने खिड़की नीची की। ठंडी हवा अंदर आई, तभी उसे लगा कि वो जिंदा है। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। राघव बाहर नहीं आया, जैसे उसने उसे भूल ही गया हो। विला के अंदर से मिसेस शर्मा के खाने की खुशबू आने लगी। काव्या का पेट मरोड़ खाने लगा। वो सह सकती थी, लेकिन उसका बच्चा भूखा नहीं रह सकता था। ठीक है, उसे मानना पड़ा, राघव का दबदबा वाकई जबरदस्त था। वो कार से बाहर निकली। गार्ड्स ने उसे रोक लिया। क्या कर रही हैं आप? काव्या ने पूछा। हमें आपको देखने का आदेश है। आप भागी तो हमारी नौकरी जाएगी। आप बाहर नहीं जा सकती, गार्ड ने कहा। काव्या चुप रह गई। क्या हो जिंदगी भर कार में ही रहे? मुझे राघव से मिलना है। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और एक को सेक्रेटरी के पास भेजा। सेक्रेटरी ने जाकर राघव को बताया, राघव सर, काव्या आपसे मिलना चाहती हैं। राघव ने धीरे से नजर उठाई। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान चमकी। आखिर मान ही गई। इतनी जल्दी हार? उसे ये सब अब बोरिंग लगने लगा। उसे लगा था इस औरत में ज्यादा हिम्मत होगी। वो उठा, चलो बाहर चलकर देखते हैं। राघव कार के पास आया। काव्या ने उसे देखते ही मुस्कान ओढ़ ली। मैं बस थोड़ी देर टहलने निकली थी, आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। राघव ने तंज कसा। टहलने गई थी?
और घर का सारा सामान पैक कर लिया, कपड़े भी ले गईं। क्या टहलने के लिए इतने कपड़ों की जरूरत होती है? या तुम्हें बार बार पैंट गीली हो जाती है? काव्या के होंठ फड़क गए। उसका मन हुआ चिल्ला कर कहे, क्या तुम इंसान भी हो? इतना घटिया बोलते हो? कर्म से डर नहीं लगता? लेकिन वो चुप रही। आप मजाक कर रहे हैं, अडल्ट हूं, उसने दांत भींच कर कहा। अब बाहर आ सकती हूं? उसने जबरन मुस्कान के साथ पूछा। राघव ने हाथ पीछे बांधकर ठंडे स्वर में कहा, नहीं, भागना चाहती थी ना, भागती रहो। काव्या सन्न रह गई। क्या वो उसे हमेशा कार में ही रखेगा? उसने स्टीयरिंग व्हील कस कर पकड़ा। नफरत से उसके दांत भींच गए। काव्या को राघव से दिल से नफरत थी। ये आदमी बेशर्म और बेरहम था, लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं गिड़गिड़ा रही थी, उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। धीमी आवाज में उसने कहा, मेरी गलती थी। किस बात की? राघव ने उसका पीला चेहरा देखा। एक पल को उसका दिल डगमगाया, लेकिन चेहरा अभी भी पत्थर जैसा था। मुझे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आंखों में बेबसी भर आई। प्लीज मुझे बाहर आने दीजिए। उसका सिर झुका देखकर राघव ने उसे फिलहाल छोड़ने का फैसला किया। मेरे साथ आओ सेक्रेटरी, बाकी संभाल लो। सेक्रेटरी ने लोगों को हटने का इशारा किया। थकी हुई देह घसीटते हुए काव्या घर के अंदर गई। अंदर पहुंचते ही वो सीधे बाथरूम गई और चेहरा धोया। वो भाग नहीं सकी थी, और अब राघव उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसे कोई रास्ता निकालना होगा। उसे लगा था राघव उसे बहुत तंग करेगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कुछ नहीं कहा। वो ठीक से खाना भी खा पाई। यही बात उसे और बेचैन कर रही थी। खाना खत्म करके वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, दरवाजा खुल गया। वो चौंक कर बैठ गई। राघव मेहरा धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। काव्या का दिल बैठ गया। जैसा उसने सोचा था, हिसाब लेने आ गया था। उसने झट से उसका कंधा पकड़ा, उसे बिस्तर पर दबा दिया। उसकी लंबी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर कस गईं। उसकी आंखें काली थीं, तूफान से भरी, खौफनाक। क्या उसने उसे पहले ही साफ नहीं बताया था? उसने अपने घमंड को एक तरफ रखकर उसकी कमियों के बावजूद उसे अपनाने की कोशिश की थी, और फिर भी वो भागना चाहती थी, किसी और मर्द के पास। ये सोचकर उसे अपमान महसूस हुआ। क्या वो राघव मेहरा इतनी गिरावट पर आ गया था? बताओ, कहाँ जा रही थी? अपने आशिक से मिलने? काव्या की सांसें उखड़ने लगी, चेहरा लाल पड़ गया। उसके हाथ चादर कस कर पकड़े हुए थे। वो जानती थी कि अगर उसे इस बच्चे को बचाना है तो उसे राघव से दूर जाना ही होगा। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, हाँ, उसी आदमी के पास जिसने मुझे बिस्तर में खुशी दी। वाक्य पूरा होने से पहले ही राघव मेहरा की पकड़ उसकी गर्दन पर कस गई। उस पल राघव सच में उसे मार देना चाहता था। ये औरत उसे बस नफरत से भर देती थी। वो उसकी प्यार के लायक नहीं थी, वो इसकी हकदार ही नहीं थी। काव्या नायर को तेज दर्द महसूस हुआ। उसे सांस नहीं आ रही थी, सीना जोर जोर से उठ गिर रहा था। उसने जानबूझकर ऐसे बेहुदा शब्द कहे थे ताकि राघव उससे नफरत करे, उसे घृणा करे और उसे छोड़ दे। लेकिन जब उसकी नज़र राघव की घायल और टूटी हुई आंखों से मिली तो वो उसे देख नहीं पाई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग पूरी तरह साफ था। राघव उसके साथ अच्छा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अपना बच्चा खो दिया था। अगर उसे पता चल गया कि वो अब भी एक बच्चे को अपने अंदर पाल रही है तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, या इससे भी बदतर, वो उसे ज़बरदस्ती गिराने को कह सकता है। आखिर जब पिछला बच्चा गिरा था तब राघव ने साफ कहा था कि अगर हादसा भी ना हुआ होता तो भी वो उसे बच्चा रखने नहीं देता। वो अपने खून के रिश्ते को किसी ऐसे आदमी के लिए नहीं छोड़ सकती थी जो इतना अनिश्चित और खतरनाक हो। वो उसकी थोड़ी सी दया से पिघलने वाली नहीं थी। तो फिर मुझे मार ही दो, काव्या ने मुश्किल से कहा। उसे मौत की सांसें महसूस हो रही थीं। राघव की उंगलियां उसकी गर्दन पर और कसवाईं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे लाल जाल उसकी पुतलियों में फैल गया हो। उसका गुस्सा शब्दों से परे था। उस पल वो सच में उसे मार देना चाहता था। काव्या के चेहरे पर डर की हल्की सी झलक आई, मौत सामने देखकर। उसी पल राघव को होश आया। अचानक उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। क्या वो अभी अभी खुद पर से काबू खो बैठा था? अंदर से वो घबरा गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कठोर आवाज में बोला, तुझे मारकर अपने हाथ और अपनी जगह गंदी नहीं करूंगा। सांस मिलते ही काव्या ने जोर जोर से हवा खींची। ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में भरते ही उसे लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई हो। उसकी पलकें हल्की सी गीली थीं, दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि राघव को उसकी योजना कैसे पता चल गई। उसे तो लगा था उसने सब कुछ बिल्कुल सही किया है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जाने वाली थी? उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। राघव की नज़र गहरी और ठंडी थी। वो बस उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। उसे काव्या का अचानक ज्यादा आज्ञाकारी होना अजीब लगा था। ये औरत मासूम नहीं थी,
इसके अंदर नाखून थे। जहाँ कुछ गड़बड़ होती है वहाँ वजह ज़रूर होती है। इसीलिए जाते वक्त उसने ड्राइवर को खास हिदायत दी थी, काव्या पर नज़र रखने की। काव्या नायर को लगा वो बहुत चालाकी कर रही है, लेकिन असल में ड्राइवर हर कदम देख रहा था। उसे बस अपने प्रेमी की ही चिंता थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। काव्या नायर, इस जिंदगी में मेरे चंगुल से निकलने का सपना भी मत देखना। अपने प्रेमी के पास जाना चाहती हो, ख्वाब देखती रहो। वो उसे कभी आज़ाद नहीं करेगा, भले ही उसे अपने जज्बात दफन करने पड़े। वो उसे छोड़ने वाला नहीं था, वो उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। काव्या नायर, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो दरवाज़ा जोर से पटकता हुआ बाहर निकल गया। दरवाज़ा इतनी जोर से हिला कि खिड़कियां तक कांप गई। काव्या वहीं खड़ी कांपती रही, उसका शरीर थरथरा रहा था। उसने अपना निचला पेट थामा, काफ़ी देर तक दरवाजे को देखती रही। तो यही वजह थी उसका ज़्यादा खुशामद करना। वो सोच रही थी इससे वो उसका शक कम कर पाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। अब भागना और भी मुश्किल हो गया। वो बेड के हेडबोर्ड से टिक गई और खिड़की की ओर देखने लगी। वो पूरी तरह थक चुकी थी, उसकी आंखें लाल थीं, नमी साफ दिख रही थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ फेरा और भर्राई आवाज में बोली, बेबी, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अचानक आए हो, लेकिन तुम मेरा हिस्सा हो। मैं तुम्हें सुरक्षित इस दुनिया में लाऊंगी। मेहरा इंडस्ट्रीज। राघव मेहरा फाइलों से भरे डेस्क के पीछे बैठा था। नायर विला से निकलते ही वो सीधे ऑफिस आया था, काम में खुद को डुबो देने के लिए, काव्या नायर को भूलने के लिए। लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। जितना सोचता उतना गुस्सा बढ़ता। उसे लग रहा था काव्या उसकी उम्र कम कर देगी। कभी कोई औरत उसे इतना बेचैन नहीं कर पाई थी। ठक ठक, दरवाज़ा खटखटाया गया। आइए, उसने खुद को संभालते हुए कहा। सेक्रेटरी फाइल लेकर अंदर आई। सर, जो आपने जांच को कहा था उसकी जानकारी मिल गई है। काव्या नायर ने सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया है। कपड़े पहले ही मिसेस शर्मा ने ड्राई क्लीन भेज दिए थे। ये साफ है कि वो भागने की योजना बना रही थी। राघव को कोई हैरानी नहीं हुई। तो उसकी आज्ञाकारिता सिर्फ एक नाटक थी। उसकी आवाज़ ठंडी थी। रोहित कपूर की हालत बेहतर है, जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। दोपहर 3 बजे नील सेतु में बैंक प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। रात 8 बजे मिस्टर राजीव मल्होत्रा के साथ मीटिंग है, याद दिला देना। सेक्रेटरी बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर मीरा अग्रवाल खड़ी थी। यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? राघव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। नीचे सिक्योरिटी को बता दो, इसे फिर कभी अंदर मत आने देना। मीरा ने उसका नाम पुकारा। राघव। उसकी नज़र इतनी बेरहम थी कि मीरा सिहर गई। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, मिस अग्रवाल। वो एम्ब्रियो टिश्यू, उसका जीन तुमसे जुड़ा है ना? राघव का चेहरा सख्त हो गया। मैं बच्चे के बारे में बताने आई हूँ। राघव मेहरा ने आंखें सिकोड़कर मीरा अग्रवाल को गौर से देखा। बच्चे के बारे में? मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ, जो एम्ब्रियो टिश्यू मैंने आपको दिया था वो सच में मेरा ही है। जो खून आपने देखा था वो मेरे मिसकैरेज का था, ना कि पीरियड्स जैसा उस डॉक्टर ने कहा था। आप कितनी औरतों के साथ रहे हैं? उनमें से कितनी आपके बच्चे को जन्म दे सकती थी? इसका जवाब आप खुद जानते हैं। मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन क्या एम्ब्रियो टिश्यू झूठ बोल सकता है? राघव मेहरा का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसके अंदर विचारों का तूफान चल रहा था। वो सिर्फ एक ही औरत के साथ रहा था, और वही औरत उसके बच्चे की माँ हो सकती थी, उस रात वाली। मीरा झूठ बोल सकती थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने आगे जांच इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो मीरा के साथ और उलझना नहीं चाहता था। मीरा आगे बोली, वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। उसे रिश्वत दी गई थी ताकि वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए। अच्छा? राघव ने भौं उठाई। नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी। डॉक्टर नीचे ही है, आप जब चाहें उससे सवाल कर सकते हैं, मीरा ने आत्मविश्वास से कहा। उसे डर नहीं था कि राघव पूछेगा, उसे डर था कि वो पूछेगा ही नहीं। मैं ऐसी चीज़ नकली बना ही नहीं सकती और न ही बनाना चाहूँगी। इसका मतलब सिर्फ यही है कि कोई मुझे फंसा रहा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बेहद बेचारी लग रही थी। इस बार वो चालाक थी। उसने अतीत का जिक्र नहीं किया, सिर्फ वर्तमान की बात की। आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? सच सामने आया तो आप मुझसे नफरत करेंगे। इसमें मुझे नुकसान ही नुकसान है, तो मेरे पास ऐसा करने की क्या वजह होगी? राघव ने ठंडी हंसी छोड़ी। तुम्हारे पास वजह है या नहीं ये तुम खुद जानती हो। अब उसे मीरा पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक बात अब भी अजीब थी, वो एम्ब्रियो। अगर वो झूठ बोल रही थी तो एम्ब्रियो आया कहाँ से? एक ही जवाब था, वाकई किसी औरत ने उसके बच्चे को गर्भ में रखा था। मीरा ने होंठ हिलाए, लेकिन हारी नहीं। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूं तो जांच करवा लीजिए। वो इतनी सच्ची और मासूम लग रही थी जैसे वही पीड़िता हो।
मान भी लें कि वो बच्चा मेरा था, मान भी लें कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया, तो भी क्या? राघव की आवाज़ अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। भले ही उसे मीरा पसंद न हो, लेकिन वे कभी करीब रहे थे। उसके अंदर हल्की सी दया थी। कितना चाहिए? उसने सीधे पैसे की बात की, ताकि ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। मीरा ने उसे देखा और कहा, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो उसी वक्त मांग लेती जब आपने पूछा था। अगर मुझे आप चाहिए होते तो शादी की पेशकश पर कुछ मांगती। लेकिन मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता है हमारे बीच प्यार नहीं है। मैं उस एक रात का सहारा लेकर आपको बांधना नहीं चाहती। राघव और चिड़चिड़ा हो गया। उसने कॉलर खींचा और ठंडी हंसी हंसा। तो क्या मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए? नहीं, मैंने सोचा था शायद हम धीरे धीरे करीब आ सकें। मैं तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं रख सकता, राघव ने बीच में ही रोक दिया। उसे उस प्राइवेट रूम की याद आ गई जहां उसने मीरा को किसी और आदमी के साथ देखा था। क्यों नहीं, ये तुम्हें खुद पता है। अगर मीरा ने उस वक्त सच कबूल किया होता तो शायद राघव उसे जिम्मेदारी लेने वाली औरत मान लेता। लेकिन वो करण के बारे में सच नहीं बता सकती थी। वो चुप रही। अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो यहाँ आने का मकसद क्या है? राघव ने पूछा। मैं बस नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझे। मैं सब साफ करने आई थी, बस। मीरा ने कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं की। वो बस राघव को वापस पाना चाहती थी। ठीक है, अब मैं समझ गया, तुम जा सकती हो। इतना कहकर राघव ने दरवाज़ा बंद कर दिया, बिल्कुल बेरुखी से। मीरा वहीं खड़ी रह गई। ये वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। इस वक्त तो राघव को डॉक्टर से पूछताछ करनी चाहिए थी। उसने डॉक्टर को पहले ही खरीद लिया था। अगर राघव पूछता तो डॉक्टर कह देता कि काव्या नायर ने उसे रिश्वत दी थी। एक तीर से दो निशाने। काव्या भी फंसती और उसकी झूठी प्रेगनेंसी भी सच साबित हो जाती। लेकिन राघव ने पूछा ही नहीं। वो समझ नहीं पा रही थी क्यों। वो हालात पलटना चाहती थी, लेकिन राघव ने उसकी चाल नहीं चली। वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि सेक्रेटरी ने कहा, इतनी जिद करना लोगों को और चिढ़ा देता है। मीरा लुक गई, गहरी सोच में डूब गई। शायद सेक्रेटरी सही थी, शायद राघव को वक्त चाहिए था। वो मुड़ी और चली गई। मेहरा इंडस्ट्रीज। राघव फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास खड़ा था। नीचे शहर की रौनक दिख रही थी। नीचे पार्किंग में डॉक्टर खड़ा था। कुछ देर बाद मीरा बाहर आई। दोनों कार में बैठकर चले गए। सेक्रेटरी अंदर आई। मिस अग्रवाल चली गई हैं। वो हिचकिचाई। क्या हमें उस डॉक्टर की जांच करनी चाहिए? जरूरत नहीं, राघव ने कहा। डॉक्टर झूठ बोल सकते हैं, एम्ब्रियो नहीं। वो सिर्फ मीरा के साथ रहा था, इसलिए उसे इतना भरोसा था। शायद मीरा सच में कभी प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था। बच्चा चला गया था। उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। असल में वो इस सच्चाई से भाग रहा था। नायर विला। काव्या नायर ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो जोर जोर से पीटने लगी। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा दौड़ती हुई आई। यंग मैडम, दरवाज़ा राघव मेहरा के आदेश पर बंद किया गया है। काव्या सन्न रह गई। क्या वो फिर से भागने से डर रहा था या उसे कैद करना चाहता था? मिसेस शर्मा, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए। मिसेस शर्मा परेशान हो गई। साहब ने कहा है आपको खाना नहीं दिया जाएगा। क्या? काव्या का दिल बैठ गया। क्या वो उसे भूखा मारना चाहता था? शांत रहिए यंग मैडम, अपनी ताकत बचाइए। काव्या बेड पर बैठ गई। उसने कहा था तुम कीमत चुकाओगी। क्या यही कीमत थी? लेकिन अभी सबसे जरूरी था यहाँ से निकलने का रास्ता। उसने गहरी सांस ली और अपने पेट पर हाथ रखा। बेबी, मम्मा तुम्हें भूखा नहीं रहने देगी। अगर उसने कुछ नहीं खाया तो बच्चे को भी कुछ नहीं मिलेगा। वो यहाँ बैठकर मर नहीं सकती थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। अगर आपको बिलियनेयर्स अनएक्सपेक्टेड वाइफ की स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट एपिसोड, ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर सकूं।